तो नमस्कार जौहर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री MG5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज जितने भी प्रश्न करेंगे वो सारा का सारा हमारा 1 नंबर टाइप्स के प्रश्न रहेंगे, यानी कि 1 अंक के प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर टाइप्स क्वेश्चन, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपके 15 अंक के रहेंगे और 5 अंक के। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप जब 15 अंक के जब प्रश्न लिखिएगा ना, तो एग्जामिनर उतना चेक नहीं करता कि कितना आप लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें 4 पेज 5 पेज लिखना होता है। 5 नंबर वाला भी उतना अच्छा से चेक नहीं होता है, लेकिन जो चेक होता है वो होता है 1 नंबर वाले प्रश्न। दोस्तों अगर आपने 1 नंबर वाले प्रश्नों को सही से उत्तर दिया है ना, तब उसको लग जाएगा कि नहीं बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, समझदार बच्चा है, तो इसका मतलब 15 नंबर और 5 नंबर में भी कुछ अच्छा ही चीज़ लिखा होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए आपका 1 नंबर वाला पाँचों का पाँचों गलती हो जाएगा, तो क्या आपको जब 15 नंबर वाला जब चेक करेगा तो उसको लगेगा कि नहीं बच्चा सही लिखा? कहीं कहीं नहीं लगने लगता है। ठीक है, तो वो उससे समझ जाता है कि वो पेज भर के आया है दोस्तों, है ना। तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और 1 नंबर वाले प्रश्नों को हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न जो 1 नंबर में पूछे जाएंगे, वो अगर सही से देंगे ना, तो विश्वास बन जाएगा उन लोगों का कि नहीं अब ये जो 5 नंबर वाले प्रश्न है और 15 नंबर में कुछ सही ही लिखा होगा बच्चा, है ना। चलिए अब काम की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि प्रश्न की बात करूँ मैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है MG5 का। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा, जाकर चैनल पे देख लीजिए, ताकि आपको 15 अंक जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपका बन जाएगा और 5 नंबर वाला भी बन जाएगा दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1 नंबर वाले प्रश्नों को दोस्तों। पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि किसने राजपूतों को विदेशी बताया है। दोस्तों राजपूतों को तो यहाँ पे विदेशी बताया है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टॉट, ठीक है, क्रूक और स्मिथ। ये सभी के सभी आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। इन सभी ने बताया कि जो राजपूत है वो विदेशी है। मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया भी था, तो इसका सही आंसर ये हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस राज्य पर अधिकार स्थापित करने के लिए हुआ। दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है ना, वो कन्नौज को लेकर है तो दोस्तों। ठीक है, तो कन्नौज ऑप्शन आपका 3 देखने को मिलता है, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, मुझे आप पढ़ने का, मुझे सुनने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आप लोग लिखना होता है ना। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है वो कन्नौज को लेकर है तो दोस्तों, तो कन्नौज आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, तीसरा जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि गौडवाहों की रचना, ठीक है, किसने की थी। तो कि इसके जो रचनाकार है दोस्तों, ये जो क्या था ना, ठीक है, वाकपति राज ने इसने किया था। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वाकपति राज, सही उत्तर होगा दोस्तों, है ना। इसको ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। आगे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि संस्कृत का प्रसिद्ध नाटककार, ठीक है, भवभूति किस राजा के दरबार में थे। दोस्तों जो भवभूति रहा करते थे ना, वो यशोवर्मन की दरबार में रहा करते थे। तो यशोवर्मन आपका ऑप्शन 2 देखने को मिलता है, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अवश्य देखें, ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए दोस्तों। तो जो भवभूति है वो यशोवर्मन के दरबार में रहा करते थे। आगे के प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि किसने प्रतिहार वंश को विदेशी बताया। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि है ना, इसको जो बताया है वो टॉट ने बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 1 दिख रहा है वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश दोस्तों, इस वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं। तो नागभट्ट प्रथम आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, सभी वंशों के बारे में मैंने बहुत अच्छी प्रकार से वीडियो बना दिया, इंपॉर्टेंट बताया, वो सभी के सभी जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो माने जाते हैं संस्थापक, वो नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं। आगे के प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि प्रतिहारों का महान शासक कौन था। दोस्तों प्रतिहार वंश का जब महान शासक की बात करूँ, तो इस वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं मिहिर भोज। तो मिहिर भोज ऑप्शन जो 3 आपको देखने को मिलता है वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों। आगे जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसने समय में ठीक है, जिसके समय में क्या हुआ था कि महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो वो था दोस्तों राजपाल, और इसी के समय में जो महमूद गजनवी है वो कन्नौज पे आक्रमण किया था दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिख रहा है दोस्तों, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। क्लियर ना। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक है, वो संस्थापक की बात करूँ मैं, तो प्रथम शासक की बात करूँ मैं, तो वो नागभट्ट प्रथम थे। तो नागभट्ट प्रथम आपका ऑप्शन नंबर जो 1 यहाँ पे देखने को मिलता है ए, वो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। आगे के प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है,
श्रेष्ठतम शासक कौन था, यानी कि सबसे मैं बात करूँ पावरफुल शक्तिशाली शासक की, तो वो आपका मिहिर भोज होगा दोस्तों, है ना। मैंने ऊपर भी बताया ये प्रश्न को, तो आपका हो जाएगा मिहिर भोज, जो कि बहुत ही प्रभावशाली शासक, शक्तिशाली शासक, ठीक है, माने जाते हैं। ऑप्शन थर्ड मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ना, तो सब्जेक्टिव भी बहुत सारा आप लोग लिख लेंगे अगर नहीं कुछ पता हो तो। जैसे कि मैंने आपको प्रतिहार के बारे में बता दिया, यहाँ पे संस्थापक नागभट्ट प्रथम, ठीक है, जो प्रभावशाली शासक हुए वो आपका मिहिर भोज हो गए हैं दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखेंगे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश आप सभी को पता ही है दक्षिण में है, और राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो दंती दुर्ग माने जाते हैं। तो ऑप्शन जो एक आपको देखने को मिलता है दंती दुर्ग, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। वीडियो को 2 बार अवश्य देखें, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा इसी से दोस्तों। क्योंकि राष्ट्रकूट वंश अगर आपको वहाँ पे बोल दिया जाए, तो राष्ट्रकूट बारे में आप बोल सकते हो कि इस वंश के संस्थापक दंती दुर्ग माने जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो वहाँ पे अगर लिखने के लिए बहुत 1 नंबर में, तो आप आसानी से लिख सकते हो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग दोस्तों, है ना। चलिए आगे क्या पूछा गया है कि दंती दुर्ग ने किस वादामी के चालुक्य को हराकर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। तो वो कौन सा शासक था जिसको हराया था ये, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन आपका ऑप्शन जो एक आपको देखने को मिलता है वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे जो फिर पूछा गया यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के बारे में कि राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल था। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का जो शासनकाल माना जाता है वो 753 से 973 के आसपास। तो कहीं कहीं आपको 753 से अलावा 780 भी देखने को मिलेगा, तो वो आप याद रखिए कि 750 के बाद ही दोस्तों, ठीक है। तो 753 यहाँ पे हो जाता है, 780 भी दिया जाए तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन 753 से 973 वो आप मार दीजिए इस ऑप्शन में से दोस्तों, है ना। चलिए तो आगे के प्रश्नों की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा ने किया। दोस्तों एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था कृष्ण प्रथम दोस्तों। तो ऑप्शन जो एक आपको देखने को मिलता है कृष्ण प्रथम, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। आगे जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक माने जाते हैं वो कृष्ण द्वितीय, यानी कि कर्क जो सेकंड है, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि अरब यात्री सुलेमान किस राष्ट्रकूट राजा के दरबार में, ठीक है, आए थे। देखिए सुलेमान जो है ना दोस्तों, वो जो आए थे वो अमोघ वर्ष के दरबार में आए थे दोस्तों, ठीक है। तो अमोघ वर्ष आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपको देखने को मिलता है। तो अरब यात्री जिसका नाम है सुलेमान, ये जो आए थे दोस्तों वो अमोघ वर्ष के समय आए थे, और ये राष्ट्रकूट वंश से थे दोस्तों, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चोल वंश से, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चोल वंश का संस्थापक था। दोस्तों चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं विजयालय चोल। तो आपका ऑप्शन देखिए 2 में आपको देखने को मिलता है विजयालय चोल, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन 2 विजयालय। चलिए नेक्स्ट जो पूछा गया दोस्तों कि चोलों की राजधानी थी। दोस्तों चोलों की जो राजधानी थी वो तंजौर था, जिसे तंजावुर बोलते हैं, ठीक है। तंजावुर बोलिए चाहे तंजौर बोलिए, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन जो 2 देखने को मिलता है इन ऑप्शन में से, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, तंजौर चोलों की राजधानी थी दोस्तों, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि संगम साहित्य के अनुसार चोलों का सबसे प्रतापी राजा था। तो सबसे प्रतापी राजा की बात करूँ दोस्तों, इन ऑप्शन में से आपका करिकाल होगा दोस्तों, ठीक है। राजेंद्र चोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वंश के, तो उसे आप लोग कर लें, है ना। तो जो इस वंश के जो अगर संगम साहित्य के अनुसार मैं बात करूँ, तो सबसे प्रतापी जो शासक हुए, राजा हुए, वो आपका करिकाल हुआ। तो ऑप्शन जो 2 देखने को मिलता है वो आपका हो जाता है दोस्तों। आगे देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि करिकाल किस वंश का प्रसिद्ध राजा था। तो ऊपर मैंने बताया दोस्तों जो करिकाल था वो चोल वंश से था, तो ऑप्शन आपका 1 2 दिख रहा है चोल, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपका भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन अंत तक अवश्य देखें, इसमें जितने भी प्रश्न है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण हैं, और मैं एक एक करके बारीकी से आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा भी इसे पढ़ के चल जाइएगा, तो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों से प्रश्न बन जाएंगे। तो महमूद गजनबी ने दोस्तों भारत में 17 बार आक्रमण किया था। तो 17 ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 आपको देखने को मिलता है वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पूछा गया दोस्तों कि महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण
कहाँ हुआ था? देखिए इसका जो प्रथम आक्रमण हुआ था दोस्तों वो सीमांत दुर्गों पर हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर सेकंड आपको देखने को मिलता है, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट पूछा गया है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो देखिए महमूद जो गजनबी है वो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण जो किया था वो 1025 में किया था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई सारे परीक्षा में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं कि सोमनाथ मंदिर पे कब यहाँ पे आक्रमण किए थे, तो 1025 में इन्होंने आक्रमण किया था दोस्तों। तो ये आप मिलाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, है ना। चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई, तो इनका जो मृत्यु है दोस्तों वो 30 अप्रैल सन, ठीक है, 1029 में हुआ था। तो कहीं कहीं आपको ठीक है 30 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज़ है ना, 30 या 29, ठीक है 30 अप्रैल है, ये बात कंफर्म है कि 30 अप्रैल है, लेकिन कहीं कहीं आपको 1030 भी देखने को मिलेगा, है ना। मैंने वो देखा, तो आपका इस ऑप्शन में से तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 कर देते हैं हम लोग, है ना। चलिए और आगे जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? देखिए इनका जो जन्म है वो नवंबर सन 971 में हुआ था। तो 971 आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन 2, ठीक है। आपका आई थिंक 2 नवंबर हो जाएगा, ठीक है। 2 नवंबर सन 971 में इनका जन्म हुआ था महमूद गजनवी का, मृत्यु अप्रैल 1030 में हो गया दोस्तों, है ना। 30 ही आपका होगा यहाँ पे, ठीक है, वो कीजिएगा 30। आगे देखेंगे, आगे जो यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया है कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कहाँ का था? देखिए अंतिम आक्रमण की बात करूँ मैं दोस्तों तो ये आपका मुल्तान का होता है, तो वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड आपको देखने को मिलता है, सी मुल्तान, वो उत्तर होगा दोस्तों। आगे जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मोहम्मद, ठीक है, नारा को मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा विजित भारतीय प्रदेश का शासक कौन था? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिख रहा है वो उत्तर होगा दोस्तों। आगे के जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी, तो मुस्लिम साम्राज्य का जो नींव रखा सबसे पहले वो मोहम्मद गोरी ने रखा दोस्तों। तो ये आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड है दोस्तों, है ना। ऐसे तो मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्टिंग में 712 में वो किया नींव, वो यहाँ पे रख देता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं विशेषकर जिन्होंने प्रभावित किया क्षेत्र को, तो मोहम्मद गोरी जैसे शासक हुए जो कि यहाँ पे ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ता है दोस्तों, है ना। हालांकि तो मोहम्मद बिन कासिम आया है 712 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तराइन का युद्ध दोस्तों। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो देखिए प्रथम जो युद्ध हुआ था तराइन का वो 1191 में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था दोस्तों, है ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे अगला प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है उसके एक ही साल बाद होता है 1192 में दोस्तों, है ना। तो 1191 में पहला युद्ध होता है और 1192 में दूसरा युद्ध होता है दोस्तों। तो ऑप्शन जो आपका 4 दिख रहा है वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो जाते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग देखने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि किस राजपूत राजा ने, ठीक है, द्वितीय तराइन युद्ध में अपना, ठीक है, प्राण गंवाया? तो देखिए आपको पता ही है कि जो दूसरा जो तराइन युद्ध हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गोरी तो वो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन, तो कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान है। तो पृथ्वीराज चौहान उत्तर आपका हो जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पे राजपूत पूछा गया है, तो पृथ्वीराज चौहान आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। जो आपका दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कन्नौज का राजा, ठीक है, जयचंद्र किस युद्ध में गोरी से हार कर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो ये जो युद्ध हुआ था वो चंद्रवार का युद्ध था, जो कि 1194 में हुआ था दोस्तों। तो चंदावर का युद्ध आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है दोस्तों। आगे जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि गौरी की मृत्यु कब हुई? दोस्तों गौरी का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था आप सभी का 1206 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 देखने को मिलता है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण किया दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो वो क्या था? मुल्तान पे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिख रहा है आप सभी का मुल्तान, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे भी कुछ प्रश्न है उसे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम यानी भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? दोस्तों भारत में सबसे पहला जो मुसलमान जो कि भारत में आक्रमण किया था वो कौन थे दोस्तों? वो अरबी थे, है ना। फिर बाद में तुर्की ने आक्रमण किया, तो अरब आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4।
आगे यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि इसी के ऐतिहासिक ग्रंथ द्वारा भारत पर अरबों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों, किताब का नाम है दोस्तों फुतुल अल अब्दान एवं चचनामा। तो इतना बड़ा अगर आप याद नहीं रख सकते तो चचनामा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग लिखिएगा भी दोस्तों चचनामा, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में दोस्तों हम सभी को भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकार थे उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो चचनामा आप आसानी से बोल सकते हैं दोस्तों। आगे जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि भारत में अरबों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो भारत में सबसे पहला जो अरब आक्रमण किए थे वो 712 में किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 आपको देखने को मिलता है 712, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो देखिए मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम पूछ लिया गया है, तो 712 में जो क्या था दोस्तों वो क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है मोहम्मद बिन कासिम, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। आगे के प्रश्नों को देखूं तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि सिंध विजेता का नाम है। ठीक है, सिंध विजेता का जो नाम है वो आपका मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि सिंध के राजा दाहिर के साथ इनका युद्ध हुआ था जिसमें से मोहम्मद बिन कासिम जीते थे दोस्तों। तो सिंध का विजेता भी इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको देखने को मिलता है मोहम्मद बिन कासिम, वो आपका उत्तर होगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था दोस्तों, और जिसे आक्रमणकारियों ने परास्त कर दिया। देखो जब यहाँ पे 712 में जो युद्ध हुआ दोस्तों, आपको मैंने बताया ना, तो राजा दाहिर थे उस समय के वहाँ के शासक। तो राजा दाहिर ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है वो उत्तर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर। तो दाहिर आपका ऑप्शन नंबर 1 होता है दोस्तों। आगे जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि मोहम्मद बिन कासिम एवं दाहिर के बीच युद्ध हुआ, तो वो कहाँ पे हुआ दोस्तों, वो रावार का युद्ध था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 टू दिख रहा है बी, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। आगे जो प्रश्न पूछा गया कि कहाँ से अरबों को अंकों का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अंकों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भारत से प्राप्त हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिख रहा है वो आपको सही सा उत्तर होगा दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य रूप से राजपूत युग माना जाता है। तो देखिए जो राजपूत का युग में बात करूँ तो ये जो माना जाता है 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिख रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। तो राजपूता का जो युग माना जाता है 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक माना जाता है दोस्तों। आगे प्रश्न की बात करूँ, आज का आखिरी प्रश्न अंतिम प्रश्न, तो पूछा गया कि राजपूतों की है ना यज्ञ कुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किस ग्रंथ पर आधारित है। तो जैसे कि राजपूतों के बारे में बताया गया कि राजपूत विदेशी थे, ये भारतीय नहीं थे, ये सनातनी नहीं थे, और कहीं माना कि इनका जो उत्पत्ति हुआ था वो अग्नि से हुआ है दोस्तों, यज्ञ कुंड से हुआ है। तो इसका जो सिद्धांत है वो किस ग्रंथ से मिलता है, तो वो ग्रंथ का नाम है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, जो कि चंद्रवरदाई का लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों। ठीक है, चंद्रवरदाई। तो ये आपका उत्तर होगा दोस्तों। ये जितने भी मैंने प्रश्न बताए सारे के सारे महत्वपूर्ण है दोस्तों। आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आ गई। एक बार वीडियो को देख लीजिएगा जाते समय, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो दोस्तों। इसको कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ आपके जितने सब्जेक्टिव बनेंगे वो भी हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इतना आपका नॉलेज आ जाएगा ना कि आप अब प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा दोस्तों। ठीक है, और एक बात कि आप जितने भी तैयारी अगर किए हैं ना किए हैं तो आप चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको MJ5 का बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वो आप तैयारी कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको किसी को कोई समस्या ना हो। और जितने भी प्रश्न मैंने बताया सारे के सारे महत्वपूर्ण है, और चीज़ों को मैं बारीकी समझाने का प्रयास किया दोस्तों। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, और जितना हो सके अपने मित्रों को शेयर करें दोस्तों। आप लोग फ्री पढ़ते हैं लेकिन अपने मित्रों को शेयर नहीं करते दोस्तों, शेयर किया कीजिए ताकि हम लोग को भी मनोबल बढ़े, और मैं आपके लिए ठीक इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहूँ दोस्तों। अगर आप शेयर ही नहीं कीजिएगा तो क्या आपके लिए भी आने वाला समय में वीडियो आना बंद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए हमसे जुड़े रहें, और जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। मैं अपना इंस्टा ID का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। YT निखिल रवानी है, साथ ही साथ आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर सकते हो, वो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो इसी प्रकार से अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एग्जाम में मस्त से लिखिए दोस्तों। दूसरी वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।